हर जिंदगी का। ये नमकीन नहीं, गुल्लक है खुशियों का। पिटारा नमकीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। यूपी में जाटलैंड की सियासी जंग शुरू होने से ठीक पहले गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जाटों को एकजुट करने के मिशन में लग चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह ने जाट समुदाय के 250 से ज्यादा नेताओं को मुलाकात के लिए बुलाया। सामाजिक भाईचारा बैठक में पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों के नेता जुटे और बीजेपी का यह दावा है कि जाट समुदाय हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी के साथ खड़ा है। पश्चिमी यूपी में जाट करीब 17% है। 45 से 50 सीट ऐसी हैं जहां जाट वोटर ही जीत हार तय करते हैं। लेकिन करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन की वजह से कहा जा रहा है कि जाट कहीं इस बार बीजेपी से दूर ना हो जाए। पिछले चुनावों में बीजेपी ने इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया था। जाट नेताओं के साथ इसी को लेकर के अमित शाह की यह बैठक हुई। तो यहां जाट नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की यह बेहद खास बैठक, और बैठक जब शुरू हुई तो चर्चाएं इस बात को लेकर के आपकी आखिर जो नाराजगी क्या किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी के लोगों में हुई है, क्या उस नाराजगी को दूर करने के लिए सिर्फ एक बैठक क्या कामयाब हो पाएगी? क्या जाटों की जो परेशानियां हैं, जो जाटों की नाराजगी है, उसको दूर करने के लिए इस बैठक के जरिए क्या कोशिश अब शुरू हो चुकी है? क्या जाटों की नाराजगी को दूर करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी? अपने आप में कई बड़े सवाल हैं। लेकिन पश्चिमी यूपी की सियासत को अगर साधना है तो जाटलैंड में सबसे पहले जाटों से बात करके चलना होगा, और इसीलिए जाट नेताओं से इस दौरान बातचीत की गई। और दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के सांसद भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा के आवास पर यह बैठक होती है, और इस बैठक के अंदर अलग अलग हिस्सों से जाट नेताओं को बुलाया जाता है, और ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। साथ ही इसमें क्योंकि अमित शाह भी मौजूद होते हैं, और कोशिश ये होती है कि जाट वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी अपने साथ जोड़ करके रखा जा सके, और जो इससे पहले तक 2017 में भी बीजेपी के साथ थे वो एक बार फिर से इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दे पाए। तो काफी समय तक यह बैठक चली। और इस पूरे मामले को लेकर के जाट समुदाय की तरफ से आखिर क्या कहा गया, अलग अलग नेताओं की तरफ से अपनी बातें सामने आई हैं, क्या कहा गया जरा देखिए। वाले कुछ वे थे तो हमने कुछ अपनी योजना इनको बताई, हुई तो थी, कुछ कमी थी, तो आज हमारी उस कमी को पूरा इन्होंने कर दिया। मैंने कहा आपका मान सम्मान और जो भी आपकी मांग है सब मानी जाएंगी। हाँ, मांग रखी गई थी आप लोगों की? हमने चौधरी चरण सिंह जी के लिए भारत रत्न की उपाधि, और जो हमारे जितनी हमारी संख्या उस हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार में हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, और उस सेंटर में आरक्षण चाहिए। मंत्री जी ने किसान का उत्थान, नौजवान के लिए काम, क्षेत्र का विकास, भारत की सुरक्षा, समाज का उत्थान, इस विषय पे पूरा भरोसा दिया है। और जो सरकार जनता के हित में नीतियां लागू करना है उनको तीव्रता के साथ लागू करेंगे। गृह मंत्री जी के सामने जाट समाज ने कुछ मांगे रखी थी। एक तो जाट आरक्षण का जो मुद्दा पिछले छुटा हुआ था उसके लिए कहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद आपकी कोई निराश नहीं किया जाएगा। हाँ, तो फिर से मुख्यमंत्री जी पे हमें पूरा विश्वास है। पूरा जाट समाज खुले मन से वोट करेगा। मैं मुजफ्फरनगर से आता हूँ, वहाँ पे डॉक्टर संजीव बालियान जी हमारे नेता है। हम 6 की 6 सीटें जैसे पिछली बार थी 2017 में, इस बार भी हम जीत कर आएंगे। गृह मंत्री जी के सामने जो समस्या रखी गई है वो जाट आरक्षण की समस्या है। समस्याएं जो लोगों ने भिन्न भिन्न तरीके से रखी हैं, और उस पर गृह मंत्री जी ने ये सबको आश्वासन दिया है कि आप प्रदेश में साथ दो, और प्रदेश में जो है आप सरकार बनाओ दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की। वही मीटिंग के बाद जाट समाज का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। वोट देंगे जब तो लोग कह रहे कि जो है जाट नाराज है। नहीं, तो एक दो लोग हो जाया करे, एक तरफा लोग बात पे से आता है जी। जाट पश्चिम के। आप कौन लोग हो? अरे आप किस
जाट है हम तो बीजेपी को वोट दे हाँ, रहे ये हो पक्का। तो फिर मीटिंग क्यों बुलाई अमित शाह जी ने जब जाट बीजेपी को वोट दे रहा है किसी चिंता क्यों हुई? चिंता की तो कोई बात नहीं, जब इलेक्शन आना था और जब देखिए तरफ सारे को फुल हो गए सारे को। जाट तो कमल के फूल पे है जी, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। नहीं, आज अमित शाह जी ने मीटिंग ली, मीटिंग क्यों बुलानी पड़ेगी जब जाट साथ है? नहीं ऐसा है ना, कुछ लोग हैं जो इस तरह के उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं कि कोई बात नहीं है। संपूर्ण जाट हमारे यहाँ के तो सभी जाट कमल के फूल पे हैं। हम भी आज भी हैं, इससे पहली बार भी हम 2014 में भी बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ ही है, तन मन धन से हर तरह से उसके साथ है। ये तो पूछने की बात ही नहीं है। जैसा सर्वविदित है, पिछले चुनाव में सन 2014 से लेके 17 का चुनाव आया या फिर कोई भी जिला पंचायत जहां भी कमल का फूल हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाट समुदाय पूर्ण रूप से खड़ा है। नहीं, पश्चिम में कह रहे हैं कि इस बार नाराजगी है। कोई नाराजगी नहीं है, कुछ है व्यवस्था ऐसी होती है कि सब जगह 2-4 लोग वही दिखाई देते हैं कि हम गठबंधन के साथ है या भाई सपा सरकार के साथ है या लोकदल के साथ है। यहाँ सब संपूर्ण समाज, जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वहीं रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट दिए जाने को लेकर अब उठ रहे सवालों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सफाई दी। सपा अध्यक्ष ने जेल से चुनाव लड़ रहे आजम खां और नाहिद हसन का भी ये कहकर बचाव किया कि उनके नेताओं के खिलाफ भाजपा शासन के दौरान झूठे केस दर्ज किए गए थे। बीजेपी लगातार सपा पर दागी और आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने का आरोप लगाकर हमलावर है। गायत्री प्रजापति की पत्नी पर एक भी मुकदमा नहीं है, उनके पति पे है मुकदमे, वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमे बीजेपी सरकार में लगे हैं। जितने भी मुकदमे लगे हैं मोहम्मद आजम खान साहब पे, ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और उन्होंने अपने अधिकारी पोस्ट कर करके लगाए। जहाँ तक नाहिद हसन का मामला है, नाहिद हसन पे भी सबसे ज़्यादा मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए। अपने केस वापस ले लिए। पिछली विधानसभा में सबसे ज़्यादा आपराधिक मामलों में अगर कोई सदस्य में बैठा तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बैठे थे। आज जो सूची जारी हो रही है, दूसरों पे तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची नहीं देख रही है। उनकी सूची में भी बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो कहीं ना कहीं अपराधी हैं और इसीलिए जनता इनसे नाराज़ है। इनके लोग दौड़ाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव होना तय है। तो यहाँ बदलाव की बात अखिलेश यादव की तरफ से की गई है। सवालों का अखिलेश यादव ने, हालांकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कई नेता जिनको लेकर के टिकट दी गई, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया, उसको लेकर लगातार दूसरे राजनीतिक दल हमलावर नजर आ रहे हैं, चाहे इसमें भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। लगातार इसको लेकर के समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में चाहे वो गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट देना हो, चाहे वो नाहिद हसन को टिकट देना हो और चाहे वो आजम खां को टिकट देना हो, इन सभी विषयों को लेकर के वो सामने आकर के बाकायदा जवाब देते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ राजनीतिक द्वेष के चलते हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में उनके खिलाफ उनके नेताओं को इस तरीके से आरोपों में फंसाया गया है। ये जो केसेस हैं उनके ऊपर मौजूदा वक्त की सरकार ने लगाए हैं और ये जो है डिफेंड करते हुए वो अखिलेश यादव नजर आते हैं। भारत ने इस साल अपना 73वां गणतंत्रता दिवस मनाया और 1950 में इस दिन देश का संविधान लागू किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में परेड में भारत की शौर्य और संस्कृति की झलक दिखी। भारत की तीनों सेना और सुरक्षा बलों की टुकड़ियों और आधुनिक हथियारों के प्रदर्शन ने देश का गौरव बढ़ाया। इस दौरान नारी शक्ति भी इस दौरान देखने को मिलती है। भारतीय वायुसेना के विमानों ने भी फ्लाई पास्ट किया और इस फ्लाई पास्ट में राफेल, सुखोई, जैगुआर, MI-17, सारंग, अपाचे और डकोटा जैसे पुराने और वर्तमान आधुनिक विमानों ने अपने करतब दिखाए। उधर राज्यों की झांकियों में भारत की गौरवपूर्ण विविधता नजर आई। परेड के बाद पीएम मोदी ने परेड में मौजूद लोगों का अभिवादन किया। और चलिए आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर ITBP ने तिरंगा फहराया। देखिए बर्फ की चादर है और इस बीच में भारतीय तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। ITBP ने तिरंगा फहराया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में जवानों का नमन इस दौरान और बर्फबारी में भी
तिरंगा फहराया गया। कितनी भीषण बर्फ है जहां पर कुछ देर रहना भी आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भारतीय सैनिक वहां पर सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, 24 घंटे वहां पर तैनात रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि भारत का हर एक नागरिक सुख चैन से शांतिपूर्वक रह पाए। और ये आप राजपथ पर जिस तरीके से भव्य झांकियां दिखी, उसके बाद उससे साथ साथ ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचते हैं। जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह भी रक्षा मंत्री इस दौरान पहुंचते हैं। वहीं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी ध्वजारोहण करते हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि ध्वजारोहण करते नजर आते हैं। और ये कुछ और तस्वीरें, अलग अलग राज्यों की झलकियां, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि देश ने आज 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है, तो राजपथ पर अलग अलग राज्यों की झलकियां देखने को मिली। और आज देश ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास 5 केडी पर ध्वजारोहण उन्होंने किया। और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारा संविधान कई मायने में बहुत खास है, भारत का संविधान सम्मान देता है। आज भारत की उपलब्धि पर गर्व करने का दिन है। तमाम सम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न केवल सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करता रहा है, बल्कि दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में अपनी एक अनवरत यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया और सभी गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबे नजर आए। यूपी के कई जिलों में गणतंत्र दिवस की धूम रही और यूपी के कुछ जिलों की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी समेत कई जिलों में लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया। अमरोहा की हसनपुर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी मुखिया गुर्जर ने चुनाव प्रचार के दौरान सैकड़ों लोगों के बीच विवादित बयान देते हुए कहा कि जो ये तुम्हारा मौजूदा विधायक है, मैंने राजनीति में वर्कशॉप खोल रखी है, ऐसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग ठीक करने का मेरे पास हुनर है। समाजवादी पार्टी ने जिले की 3 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कुंडा में राजा भैया के खिलाफ सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव के भाई गुलशन यादव, विनोद दुबे को रानीगंज और पट्टी में काबीना मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ पूर्व विधायक राम सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। तो 3 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है और इसी के तहत आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी का ये बड़ा दाव है। हालांकि कुंडा से कभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से राजा भैया के खिलाफ कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार जो है बदलाव किया गया है और बड़ा दाव खेला गया है और 3 विधानसभा सीटों पर इस गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो राजेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ राम सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दरअसल गुलशन यादव इससे पहले राजा भैया के साथ ही वो रहा करते और लेकिन अब जो है राजनीतिक कद बढ़ा तो ऐसे में चुनावी मैदान में भी वो उतरते हैं और फिलहाल ये मुकाबला बेहद कड़ा और ख़ास माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी के द्वारा एक लंबे समय तक जब कोई भी प्रतिद्वंदी उनके खिलाफ नहीं उतारा जाता था, तो ऐसे में राजा भैया के खिलाफ इस बार गुलशन यादव को गठबंधन ने
मैदान में उतारा है। लेकिन देखना यह है कि जो दाव इस बार समाजवादी पार्टी ने चले हैं उसमें कितनी बड़ी सफलता उनको मिलती है। लखीमपुर खीरी विधानसभा चुनाव चौथे चरण में किया जाना है, जहां तक 23 फरवरी को लखीमपुर खीरी जिले में विधानसभा चुनाव का मतदान किया जाएगा। जहां भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे योगेश वर्मा को एक बार फिर से मौका मिला, वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा को सपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो आमने सामने की टक्कर है और 23 फरवरी को मतदान होना है और बेहद खास ये क्योंकि सीधे सीधे टक्कर है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है ये आमने सामने इस वक्त नजर आता है। और लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से जो घटना होती है उसको लेकर के हालांकि बहुत हद तक नुकसान इसमें कहा जाए तो बीजेपी को ज़रूर हुआ, लेकिन अब उसके बाद कितना कवर अप उसमें उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्या वाकई में इस चुनाव के अंदर बड़ा विषय रहेगा, क्योंकि इस पर लगातार जो किसान संगठन के नेता हैं या जितना विपक्षी खेमा है वो लगातार लखीमपुर को लेकर के हमलावर नजर आया है। लेकिन अब ये बड़ी लड़ाई हो चुकी है लखीमपुर के अंदर खास करके, क्योंकि इसको भी विपक्षी खेमा एक बड़ा हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। पावर्ड बाय इस मुट्ठी में है स्वाद हर जिंदगी का, ये नमकीन नहीं गुल्लक है खुशियों का, पिटारा नमकीन।